हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है चिन्मय पांडे। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर पीछे देख सकते हैं, टुडेस डिस्कशन इज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशनल प्रोसिक्यूशन। जी हाँ, बहुत ही पेचीदा सा प्रोविजन हम कह सकते हैं सीआरपीसी में सेक्शन 319। उसी के रिस्पेक्ट में मैं आपसे यहाँ पे प्रोविजन डिस्कस करने आया हूँ और कुछ रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स भी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। तो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट में तो एक जजमेंट है, दैट इज सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2022। बट इसके रिस्पेक्ट में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आपसे डिस्कस करूंगा 2014 का, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एडिशनल प्रोसिक्यूशन के ऊपर विद द कंसेप्ट ऑफ एडिशनल प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे एडिशनल प्रोसिक्यूशन की जब हम बात करते हैं तो एडिशनल प्रोसिक्यूशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल प्रोसिक्यूशन? तो जैसा अगर आपने कभी इंटर्नशिप के दौरान अपनी प्रैक्टिस के दौरान यहाँ पे प्रोसीडिंग्स को समझा होगा, देखा होगा, तो वहां पर आपने एडिशनल प्रोसिक्यूशन के कंसेप्ट को भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पर एडिशनल प्रोसिक्यूशन होता क्या है? तो सपोज ये मान के चलिए कि एक व्यक्ति है ए। हम एक इलस्ट्रेशन से लेते हैं। एक व्यक्ति है ए, इसने क्या किया कि एक बी नाम के व्यक्ति का मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। जब इसने बी का मर्डर किया तो मर्डर करने के बाद यहां पर इस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ट्रायल स्टार्ट होगा। तो वही होता है कि ए का कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है। ट्रायल के दौरान क्या बात निकल के आती है कि वहां पर कोर्ट को एविडेंसेस के बेसिस पर यह समझ में आता है कि एक और व्यक्ति है सी, जिसने ए के साथ मिलकर बी का मर्डर किया। तो यहां पर जब कोर्ट को इस बात का समाधान हो जाता है कि ए अकेले ने नहीं, एक और व्यक्ति है सी जिसने ए के साथ मिलकर बी का मर्डर किया है, तो वहां पर कोर्ट के पास पावर्स हैं कि कोर्ट इसी ट्रायल में जो ए के अगेंस्ट में चल रहा था, सी को ए के साथ एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडिशनल प्रोसिक्यूशन, जहां पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल इफ फ्रॉम द एविडेंसेस इट अपीयर्स दैट there is some other person who can be tried along with A in the trial. तो यहां पर आपके एडिशनल प्रोसिक्यूशन के रिस्पेक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन 319 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो सेक्शन 319 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अपने आप में देखने में, पढ़ने में एक आसान सा प्रोविजन समझ में आता है, लेकिन यहां पर अराउंड 1992 से यहां पर एक मूट पॉइंट बना हुआ था कि व्हाट शैल बी द स्टेज ऑफ एडिशनल प्रोसिक्यूशन। हम कब किसी और व्यक्ति को एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत किसी भी ट्रायल में। तो यहां पे सेक्शन 319 को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए सबसेक्शन 1 क्या कहता है, where in the course of any inquiry or trial of an offense it appears from the evidence that any person not being the accused has committed an offense for which such person could be tried together with the accused, the court may proceed against such person for the offense which he appears to have committed. तो यहां पर मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन बताया था कि एक ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के दौरान एविडेंसेस निकल के आते हैं। उस एविडेंसेस से कोर्ट को यह समझ में आता है कि एक और व्यक्ति है जो अभी फिलहाल कोर्ट के समक्ष एक अभियुक्त नहीं है, ही इज नॉट एन अक्यूज पर्सन, बट कोर्ट को लगता है कि इसने भी ऑफेंस कमिट किया है एक, जो कि आप प्रेजेंट अक्यूज के साथ ज्वाइंटली ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एडिशनल प्रोसिक्यूशन, वेयर इन विच उस पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट वहां पे बुलाएगा अपने समक्ष और वहां पर उस व्यक्ति को भी प्रोसिक्यूट कर लेगा प्रेजेंट अक्यूज के साथ। तो उधर पे हमने एक ऐसे व्यक्ति को जो ऑलरेडी अक्यूज नहीं था बट एडिशनली एक अक्यूज बना दिया है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेक्शन 319। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशनल प्रोसिक्यूशन। बाकी प्रोविजन को और पढ़ेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि एडिशनल प्रोसिक्यूशन के रिस्पेक्ट में यहां पर कहां पे प्रॉब्लम्स निकल के आई। यहां पे सेक्शन 319 के सबसेक्शन 1 में आपने देखा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी और ट्रायल, अगर एविडेंसेस से कोर्ट को लगता है कि कोई और व्यक्ति है जो अभी अक्यूज नहीं है, उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो आप उसको वहां पर एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। बट ये प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन को लेके काफी ज्यादा मूट पॉइंट्स बन चुके थे। इन्हीं मूट पॉइंट्स को एड्रेस किया हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जजमेंट में
2014 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 क्वेश्चंस को फ्रेम किया। वो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और फिर हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या आंसर्स रहे। देखिए, what is the stage at which the power under section 319 can be exercised? This was the first question framed by the Supreme Court. फिर, whether the word evidence used in section 319 subsection 1 could only mean evidence tested by cross examination, or the court can exercise the power under the said provision even on the basis of a statement made in examination in chief of the witness concerned. Third, whether the word evidence used in section 319 has been used in a comprehensive sense and includes the evidence collected during investigation, or the word evidence is limited to the evidence recorded during trial. Fourth question, what is the nature of satisfaction required to invoke the power under section 319 to arraign an accused? Whether the power under section 319 can be exercised only if the court is satisfied the accused summoned will in all likelihood be convicted. Does the power under section 319 CRPC extend to persons not named in FIR or named in the FIR but not charged or who have been discharged? तो देखिए, यहां पर जो पहला क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है, इसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टिवली एक आंसर दिया। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द स्टेज एट विच द पावर कैन बी एक्सरसाइज? किस स्टेज पर, मतलब यहां पर जब कोर्ट को एडिशनल प्रोसिक्यूशन के लिए ऑर्डर्स इशू करने हैं, तो एक ट्रायल की, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग की किस स्टेज पर ये पावर्स को एक्सरसाइज किया जा सकता है, और वो जो पावर्स को एक्सरसाइज किया जा रहा है वो एविडेंसेस के बेसिस पर किया जाएगा। तो यहां पर एविडेंसेस का मतलब क्या होता है? एविडेंसेस का मतलब क्या होता है? क्या एविडेंसेस पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे कलेक्ट किए गए एविडेंसेस के आधार पे भी आप किसी को एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? तो दिस वाज बेसिकली द फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने सेक्शन 319 में देखा सॉरी 319 में हम लोगों ने ये देखा कि कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ एडिशनल प्रोसिक्यूशन एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल फ्रॉम द एविडेंसेस। तो यहां पर आप देखेंगे कि देयर आर टू टर्म्स यूज्ड, वन इज इंक्वायरी एंड ट्रायल। एक है आपका इंक्वायरी और दूसरा है आपका ट्रायल। तो व्हाट शैल बी दी स्टेज? तो यहां पर एक और वर्ड है एविडेंस, हम उसे भी यहीं पे साथ में लिख लेते हैं। तो एक बात बताइए मेरे को कि इंक्वायरी और ट्रायल होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंक्वायरी और ट्रायल? तो यहां पर अगर आप लोग जानते होंगे, जब कभी भी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है, इन केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, तो कोर्ट एक इंक्वायरी कंडक्ट करती है टिल द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो यहां पे पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ये जो स्टेज होती है आपकी, ये इंक्वायरी की स्टेज होती है, और इस इंक्वायरी की स्टेज के बाद चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज आती है। एंड चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज के पश्चात आप लोग यहां पे किसी ऑफेंस का ट्रायल करते हैं, और ट्रायल करने के बाद आप वहां पे जजमेंट पास करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ स्टेज ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी इज अ स्टेज जो आपके इन्वेस्टिगेशन की बात की होती है, जो कोर्ट के द्वारा कंडक्ट की जाती है, एंड दिस इज अ स्टेज जो हमेशा ट्रायल को प्रोसीड कर रही है। ट्रायल के पहले की स्टेज को एंड इन्वेस्टिगेशन की बात की स्टेज को हम इंक्वायरी कहते हैं। तो सेक्शन 319 कैटेगरिकली यूज करता है कि कभी भी इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान अगर कोर्ट के समक्ष कोई भी एविडेंस निकल के आता है जिसके आधार पे कोई व्यक्ति ऐसा समझ में आता है कि आप उसको प्रेजेंट अक्यूज के साथ ट्राई कर सकते हैं, तो आप एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। यहां पे जो इंक्वायरी वर्ड यूज किया गया है, इस इंक्वायरी वर्ड के अकॉर्डिंगली मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इस स्टेज पे कोर्ट कोई एविडेंस कलेक्ट करता है? डज द कोर्ट कलेक्ट एनी एविडेंस एट दिस स्टेज ऑफ इंक्वायरी? चलिए, अभी 2 सेकंड तो नहीं, कुछ और सेकंड्स को हम ये पोर्शन को थोड़ा साइड में करते हैं, इस क्वेश्चन को। एक और आपके होते हैं कंप्लेंट केसेस। क्या होते हैं? कंप्लेंट केसेस। तो कंप्लेंट केसेस में प्रोसीजर क्या होता है? कंप्लेंट केसेस में प्रोसीजर होता है कि जब कभी भी कोर्ट में आपने कंप्लेंट फाइल करी, तो कंप्लेंट फाइल करने के जस्ट बाद क्या होता है? आपका सेक्शन 200 का एग्जामिनेशन।
सेक्शन 200 के अंदर हम एक कंप्लेनेंट एज वेल एज उस व्यक्ति के साथ जो भी विटनेसेस हैं उन विटनेसेस को ओथ के ऊपर एग्जामिन करते हैं। फिर जब ये एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है देयर इज इशुएंस ऑफ प्रोसेस। क्या होता है? इशुएंस ऑफ प्रोसेस। लेकिन ये इशुएंस ऑफ प्रोसेस के पहले यदि कोर्ट को लगता है कि द अक्यूज पर्सन रिसाइड्स आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और द कोर्ट थिंक्स फिट, तो कोर्ट उस केस में पोस्टपोनमेंट कर देगा इशुएंस ऑफ प्रोसेस का। और इशुएंस ऑफ प्रोसेस को करने की जगह कोर्ट वहां पर क्या कर सकता है? इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। और इस इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप जब इंक्वायरी कंडक्ट कर रही हैं देन यू कैन टेक द एविडेंसेस ऑफ द कंप्लेनेंट एज वेल एज द विटनेसेस अपॉन ओथ। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम इस इंक्वायरी को कंप्लेंट केस की इंक्वायरी से कंपेयर करके देखेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी, देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस ये है, जब कंप्लेंट केसेस में इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है कोर्ट के द्वारा, चाहे वो सेक्शन 200 का एग्जामिनेशन हो या फिर सेक्शन 202 में इंक्वायरी कंडक्ट की गई हो, तो उस स्टेज पे कोर्ट हमेशा ओथ के ऊपर कंप्लेनेंट और विटनेसेस के वहां पर एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है। बट क्या ऐसा कोई एग्जामिनेशन ओथ के ऊपर सेक्शन जब हम पुलिस रिपोर्ट के थ्रू कॉग्निजेंस लेते हुए प्रोसीड करते हैं क्या? डू वी एग्जामिन एनी विटनेस, डू वी टेक एनी एविडेंस in a case instituted on the basis of police report at the stage of inquiry? The answer is no, clear no. इस स्टेज पे we do not take any evidence, we do not take any evidence. तो यहां पे बात ये निकल के आई, सेक्शन 319 कैटेगोरिकली बोलता है कि आप इंक्वायरी और ट्रायल की किसी भी स्टेज पे एविडेंसेस के आधार पे किसी भी व्यक्ति को एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। जब इंक्वायरी की स्टेज में हम एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, दैट मींस दिस इंक्वायरी इज बीन रेफर्ड टू। ये जो इंक्वायरी टर्म यूज किया गया है ये किसके लिए रेफर किया गया है? दिस टर्म इंक्वायरी इज रेफर्ड टू इंक्वायरी ऑन अ कंप्लेंट केस। जब कंप्लेंट केस में आप इंक्वायरी को ले रहे हैं तो वहां पर कंप्लेंट केस की इंक्वायरी के दौरान आपके जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए वो एविडेंसेस के आधार पे ही आप वहां पे एडिशनल प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। फिर उसके बाद जो ट्रायल की स्टेज है, तो ट्रायल की स्टेज क्या होती है? ट्रायल कब स्टार्ट होता है? मैंने आपको बताया चार्ज फ्रेमिंग के बाद हमेशा आपका ट्रायल स्टार्ट होता है। तो ये ट्रायल की स्टेज चाहे आपका कंप्लेंट केस हो, चाहे आपका पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे लिया गया कॉग्निजेंस हो, या फिर आपका इंफॉर्मेशन टू मैजिस्ट्रेट के आधार पे लिया गया कॉग्निजेंस हो, इन स्टेजेस पे आप यहां पर ट्रायल के दौरान एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं। तो किसी भी ट्रायल के दौरान जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं उन एविडेंसेस के आधार पे आप किसी भी व्यक्ति को एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। So the stage at which the exercise of additional prosecution powers can be done is inquiry or trial. एंड इस स्टेज पे जो आप एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं उन्हीं के आधार पे आप किसी भी व्यक्ति को एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो जो आपके एविडेंसेस है, तो कंप्लेंट केस की इंक्वायरी में कलेक्ट किए गए एविडेंसेस हो या फिर किसी भी केस के ट्रायल में कलेक्ट किए गए एविडेंसेस हो, उन्हीं के आधार पे एडिशनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो इससे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी आंसर किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कभी भी आप जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए गए एविडेंसेस के आधार पे आप किसी भी व्यक्ति को एडिशनली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो द वर्ड एविडेंस मीन्स evidence collected at the stage of inquiry in a complaint case as well as the evidences collected in a trial. तो एविडेंसेस के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जिसने बोला एविडेंस का मतलब क्या हम इन्वेस्टिगेशन के एविडेंस को मान सकते हैं? नो, एविडेंस ओनली मींस एविडेंसेस कलेक्टेड इन अ इंक्वायरी कंडक्टेड इन अ कंप्लेंट केस अंडर सेक्शन 200 एंड सेक्शन 202 एज वेल एज द ट्रायल कंडक्टेड इन एनी केस। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से आंसर किया। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, whether the word evidence used in section 319
could only mean evidence tested by cross examination, or the court can exercise the power under the said provision even on the basis of the statement made in examination chief of the witness concerned. तो यहां पर कोर्ट ने एक क्वेश्चन पुट फोर्थ किया कि ये जो वर्ड एविडेंस है, क्या ये एविडेंस का मतलब है कि आप यहां पर मेयरली चीफ एग्जामिनेशन के बेसिस पर किसी व्यक्ति को एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हो, या फिर उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिन होना भी जरूरी है? तो देखिए, इस क्वेश्चन की स्टेट टाइम स्टैम्प समझाता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प कुछ इस कदर है कि देखिए, कभी भी कोई ट्रायल स्टार्ट होता है तो सपोज कोर्ट ने यहां पर आपने कोर्ट के अंदर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी इस स्टेज पे। पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद यहां पे आपकी इंक्वायरी चली, ठीक है। इंक्वायरी के पश्चात यहां पे आपने चार्ज फ्रेमिंग करी। चार्ज फ्रेमिंग के बाद आपका ट्रायल स्टार्ट हुआ। तो दिस इज अ स्टेज ऑफ ट्रायल। अब ट्रायल के दौरान क्या होता है कि ट्रायल के दौरान यहां पे आप विटनेस को एग्जामिन करते हैं। क्या करते हैं? यू फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस। अब यहां पे जब आप प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को एग्जामिन करने की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन ये आया कि क्या इस एग्जामिनेशन के दौरान आपके लिए जो चीफ एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन चीफ जिसे बोला जाता है कानूनी भाषा में, क्या इस चीफ एग्जामिनेशन के बाद इस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना जरूरी है? क्या तभी हम उस व्यक्ति के एविडेंसेस के आधार पे पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो इसके रिस्पेक्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति का ट्रायल कर रहे हो या फिर किसी भी व्यक्ति की कंप्लेंट केस में इंक्वायरी चल रही हो, तो वहां पर जब आप इंक्वायरी पे या फिर आप ट्रायल के दौरान जो एविडेंसेस एग्जामिनेशन में कलेक्ट करते हैं, उन एविडेंसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इवन इफ द पर्सन इज एग्जामिन्ड इन चीफ। उसकी जो टेस्टमनी है, उसका जो डिपोजिशन है, वो आपका एविडेंस की कैटेगरी में फॉल करता है। दैट इज एन एविडेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 319। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रॉस एग्जामिन दैट पर्सन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस कि एविडेंस का मतलब होता है मेयरली एग्जामिनेशन इन चीफ में अगर हमने किसी व्यक्ति की टेस्टमनी रिकॉर्ड की है तो उस टेस्टमनी के बेसिस पर भी हम वो एविडेंस मानते हुए सेक्शन 319 में ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। चलिए फिर आ जाइए वापस से हम अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेचर ऑफ सैटिस्फैक्शन रिक्वायर्ड टू इन्वोक द पावर अंडर सेक्शन 319 to arraign an accused, whether the power under section 319 can be exercised only if the court is satisfied that accused someone will in all likelihood be convicted। अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लंबा है मानता हूं मैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए, ब्रेक डाउन करने की कोशिश कीजिए लिखा क्या है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सैटिस्फैक्शन रिक्वायर्ड। नेचर ऑफ सैटिस्फैक्शन मतलब जब सेक्शन 319 में कोर्ट्स को किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में ऑर्डर्स इशू करने हैं, तो वो ऑर्डर्स इशू करने के लिए उसके पास क्या सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, उसकी फीलिंग्स क्या होनी चाहिए। क्या कोर्ट को यह समझना चाहिए एविडेंसेस के आधार पे कि हाँ हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि हम एक अभियुक्त को दोषी करार दे सके? क्या यह सेटिस्फैक्शन होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए द कोर्ट रेफर टू सेक्शन 319 अगेन। तो क्यों ना हम भी कर लें। तो सेक्शन 319 को वापस से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम सबसेक्शन 4Q पर आते हैं। सबसेक्शन 4 ये कहता है वेयर द कोर्ट प्रोसीड्स अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 देन द प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी कमेंस्ड अफ्रेश एंड द विटनेसेस बी रीहर्ड। फिर subject to the provisions of clause A, the case may proceed as if such person had been an accused person when the court took cognizance of the offense upon which the inquiry or trial was commenced। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्लॉज बी देता है। कैसे देता है क्लॉज बी, उसको समझते हैं। क्लॉज बी को समझने के लिए आपको सिर्फ एक चीज समझना जरूरी है। वापस से थोड़ा सा ट्रायल के स्टार्टिंग के प्रोसीजर में आता हूं। अब देखिए यहां पर ऑफेंस कमिट हुआ। ऑफेंस कमिट होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने यहां पे अपनी चार्जशीट चालान जमा किया, दैट इज द पुलिस रिपोर्ट। अब एक बात बताइए, जब कोर्ट
पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर कॉग्निजेंस ले रहा होता है, व्हेन द कोर्ट इज टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, क्या ये पुलिस रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट ये सोचता है कि देयर आर सफिशिएंट एविडेंसेस अवेलेबल अगेंस्ट द अक्यूज्ड टू कन्विक्ट हिम? क्या कोर्ट के मन में यह सेटिस्फेक्शन होता है कि इस चालान में, इस चार्जशीट में पर्याप्त आधार मौजूद हैं कि हम अभियुक्त को वहां पे दोषी ठहरा सकें? नहीं, that is not the case. Whensoever the court is taking cognizance on the basis of police report, कोर्ट के मन में सिर्फ एक सवाल होता है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या यहां पे प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट करता है अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में, और अगर प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट करता है, देन द कोर्ट इज सैटिस्फाइड टू फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन। तो यहां पे जब भी कोर्ट किसी भी पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले रहा होता है, तो वहां पर कोर्ट को सिर्फ इस बात का समाधान करना जरूरी है कि क्या इस अभियुक्त के अगेंस्ट में हम चार्जेस को फ्रेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स कि जो आपका क्लॉज बी कह रहा है, क्लॉज बी यही कह रहा है कि हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है एक एडिशनली प्रोसिक्यूटेड पर्सन के अगेंस्ट में कि जो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हो, when the court had taken cognizance at the very first time against the accused person. This means that the level of satisfaction that is to be required while ordering a person to be additionally prosecuted is just simple as framing of charges. सिर्फ चार्जेस फ्रेम करने लायक उसका सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन की आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स the courts are not required to be satisfied कि एक अक्यूज पर्सन को क्या हम कन्विक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दोषी ठहराने लायक वहां पर आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ यही मानना जरूरी है कि क्या हम चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं, नहीं। क्योंकि दोषी है या नहीं है ये तो ट्रायल के पश्चात डिसाइड कर पाएंगे। तो ट्रायल करने के लिए तो चार्जेस फ्रेम करने पड़ेंगे, और भाई साहब जब चार्जेस फ्रेम करने हैं तो उसको कोर्ट तो बुलवाना पड़ेगा। तो वही चीज इधर पे बताई कोर्ट ने कि मेयरली फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बारे में ही आपके पास सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डज द पावर अंडर सेक्शन 319 एक्सटेंड टू पर्संस नॉट नेम्ड इन एफआईआर और नेम्ड इन एफआईआर बट नॉट चार्जशीट और हु हैव बीन डिस्चार्ज्ड? तो यहां पे हरदीप सिंह के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि देखिए, इस जजमेंट के फोर्थ क्वेश्चन को समझने के पहले हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ए एंड बी ने मिलके एक सी नाम के व्यक्ति की हत्या करी, ठीक है। पुलिस में एफआईआर लिखाई गई। जब एफआईआर लिखाई गई तो पहली सिचुएशन ये है कि एफआईआर में ए मात्र का नाम लिखा गया, ए वॉज ओनली नेम्ड एज एन अक्यूज पर्सन इन द एफआईआर। दूसरी कंडीशन हम ये लेते हैं जहां पर एफआईआर में ए एंड बी दोनों का नाम लिखाया गया, बट पुलिस ने क्या किया, बी को एक्सोनरेट कर दिया। क्या कर दिया? बी को वहां पे एक्सोनरेट कर दिया। दैट मींस पुलिस ने ये मेंशन किया कि हमने इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ये पाया कि बी के अगेंस्ट में कोई पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है, मतलब बी ने कोई अपराध कारित नहीं किया। ये यहां पर पुलिस ने अपनी चार्जशीट में पेश किया। तो जब इस तरीके की चार्जशीट पेश होती है तो चार्जशीट में हमेशा दो कॉलम होते हैं, एक होता है कॉलम 1, एक होता है कॉलम 2। कॉलम 1 के अंदर हम हमेशा उस अक्यूज्ड का नाम लिखते हैं जिसके अगेंस्ट में हम चालान पेश कर रहे हैं और जिसके अगेंस्ट में पुलिस को पर्याप्त सबूत मिले। कॉलम 2 के अंदर हम उस अभियुक्त का नाम लिखते हैं जिस अभियुक्त को पुलिस ने एक्सोनरेट कर दिया था, रिलीज कर दिया था, क्योंकि उसके अगेंस्ट में पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं थे। तो दिस इज कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो यहां पर कोर्ट का यह कहना था, क्या कॉलम 2 के आधार पे जिस व्यक्ति का नाम है उसको हम एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? ठीक है। फिर उसके बाद आई बात, क्या अगर किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जा चुका है तो क्या हम डिस्चार्ज किए गए व्यक्ति को एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं सेक्शन 319 में? तो डिस्चार्ज कौन करता है? डिस्चार्ज हमेशा कोर्ट करता है। कौन करता है? कोर्ट करता है। तो इधर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, अगर कभी किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर में मौजूद नहीं है, स्टिल अंडर सेक्शन 319 हम उस व्यक्ति को एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल
वहां पे कोई विटनेस एक टेस्टिमनी देता है कि हाँ, दैट पर्सन अलोंग विथ ए कमिटेड मर्डर, तो यहां पर अगर एक विटनेस आता है कोर्ट में और वो टेस्टिमनी देता है कि सर, ए के साथ बी भी था जिसने सी की हत्या करी, दैट मीन्स बी वॉज नॉट इनिशियली एन अक्यूज पर्सन और वॉज नॉट नेम्ड इन द एफआईआर। बट सेकेंड सिचुएशन ये है कि यहां पर ए और बी दोनों का नाम था, लेकिन पुलिस ने बोला कि भाई साहब, बी के अगेंस्ट में हमारे को कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। सेक्शन 169 आपने सीआरपीसी का पढ़ा होगा। सेक्शन 169 कहता है, whenever the police did not find any evidence against the accused person, then the police will release him under section 169। सपोज छोड़ दिया accused को, हम इन दोनों व्यक्तियों को, that means the person who is not named in FIR or the person who is named in FIR but discharged but released by the police and his name appears in column 2 of the charge sheet, the court can additionally prosecute him. Similarly, where a person is discharged by the court, अगर कोर्ट किसी व्यक्ति को चार्ज फ्रेमिंग के पहले ही डिस्चार्ज कर देती है तो उसको भी हम एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। So these were the 5 questions which were answered by the Supreme Court in the case of Hardeep Singh versus State of Punjab in 2014। अब यहां पर आप लोग शायद से उतना नहीं समझ पाए होंगे कि इन पांचों क्वेश्चंस में भी पूरे तरीके से इस प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आई। इन पांचों क्वेश्चंस में भी हम प्रोविजन को पूरे तरीके से नहीं समझ पाए। इसने हमको यह बताया कि स्टेज क्या होगी, इंक्वायरी और ट्रायल, एविडेंसेस क्या होंगे, एग्जामिनेशन चीफ अकेले के, सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, चार्ज फ्रेमिंग का सेटिस्फेक्शन, बस पर्याप्त है। और साथ में क्या एफआईआर के अलावा भी हम उसको कर सकते हैं? यस, एफआईआर में नाम नहीं है तो भी ले सकते हो, अगर चार्जशीट में कॉलम नंबर 2 में नाम है तो भी उसको एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हो, या फिर डिस्चार्ज किया जा सका है तो भी प्रोसिक्यूट कर सकते हो। बट यहां पर एक चीज को लेके क्लैरिटी नहीं थी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्वेश्चन, what is the stage at which the power under section 319 CRPC can be exercised? आप कहेंगे सर अभी तो मैंने बताया। जी नहीं, मैंने आपको बताया कि ट्रायल और इंक्वायरी की स्टेज पे आप वहां पे एडिशनल प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, बट मैंने ये नहीं बताया कि ट्रायल की स्टेज कहां तक चलेगी। समझ रहे हैं? ट्रायल की स्टेज कहां तक चलती है, दैट मीन्स जब भी हम ट्रायल की बात करते हैं तो हमें यह समझ में नहीं आता ट्रायल कहां तक चल रहा है। तो सपोज इधर पे आपकी पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई, पुलिस रिपोर्ट के बाद यहां पे आपकी चार्ज फ्रेमिंग हुई, दैट मीन्स ये इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद आपने क्या किया, ट्रायल स्टार्ट किया। तो ये जो ट्रायल है, ट्रायल तो कहीं ना कहीं एंड होगा, वो जजमेंट पे एंड होगा। कहां एंड होगा? जजमेंट पे एंड होगा। तो यहां पे आपका सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जजमेंट आया। सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जजमेंट जो 2019 में सबसे पहली बार आया, वहां पर क्या हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हरदीप सिंह ने ऑलमोस्ट पूरा इंटरप्रेट कर दिया है सेक्शन 319 को, बट स्टिल यहां पे कुछ हमें कमी महसूस होती है, कुछ चीजों में क्लैरिटी की और आवश्यकता है। तो क्लैरिटी क्या, व्हाट इज द क्लैरिटी रिक्वायर्ड? द क्लैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पे 2019 में सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के एक जजमेंट ने 3 क्वेश्चंस को फ्रेम किया और इन 3 क्वेश्चंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच को रेफर किया। तो उस लार्जर बेंच ने इन द ईयर 2022 दिसंबर आपके लिए इन क्वेश्चंस को आंसर किया। तो हम पहले ये समझते क्वेश्चंस क्या दिए गए थे 2019 में। तो बेसिकली ये जजमेंट 2022 का है जिसे हम डिस्कस करेंगे, बट ये जो 3 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, दीज 3 क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड इन 2019। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कैन अ ट्रायल कोर्ट समन अ न्यू अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 319 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आफ्टर ट्रायल हैज एंडेड? ठीक है, पहला क्वेश्चन। If proceedings in a trial have been separated between physically present and absconding accused person, can a new accused be summoned in the second set of proceedings when the first has concluded? Second question. What guidelines must courts follow while summoning a new accused under section 319? अब देखिए गाइडलाइंस तो मैं आपको पूरी डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में, दिस मस्ट बी अ शॉर्ट वीडियो। गाइडलाइंस के रिस्पेक्ट में आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल सकता है, वहां पे डिटेल गाइडलाइंस आपको सुखपाल सिंह खेरा की मिल जाएगी। वो गाइडलाइंस तो सेल्फ अंडरस्टूड है, बट ये 2 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो देखिए समझते हैं ये 2 क्वेश्चंस कहना क्या चाहते हैं।
तो यहां पर सबसे पहले लिखा है, कैन अ ट्रायल कोर्ट समन अ न्यू अक्यूज अंडर सेक्शन 319 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आफ्टर द ट्रायल हैज एंडेड। देखिए, यहां पर आपका जो मैंने बताया ट्रायल है, वो ट्रायल के दो बाइफर्केशन हो सकते हैं। एक ट्रायल कैन लीड टू अक्विटल, एक अक्विटल हो सकता है, एंड अदर वन इज ट्रायल कैन लीड टू कन्विक्शन। तो देखिए, सपोज यहां पे पुलिस रिपोर्ट सबमिट की गई, टाइम स्टैम्प समझिएगा, आपकी इंक्वायरी कंडक्ट की गई, इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद आपका यहां पे ट्रायल स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? ट्रायल। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद ट्रायल कहां एंड होगा? जजमेंट के साथ। अब यहां पे जजमेंट दो तरीके के हो सकते हैं। एक जजमेंट होगा आपका अक्विटल का। क्या होगा? अक्विटल का। एक जजमेंट होगा आपका कन्विक्शन का, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति अक्विट बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, दैट मीन्स द ट्रायल हैज कम टू एन एंड विद द जजमेंट इटसेल्फ। अगर कभी भी कोर्ट किसी व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर देता है, तो वहां पर आपका जजमेंट आ चुका है, ट्रायल हैज कम टू एन एंड। बट अगर कभी कोर्ट किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करता है, क्या करता है? कन्विक्शन। तो कन्विक्शन में क्या होगा? अब इधर पे एक बात बताइए, आप सब लोग ट्रायल के प्रोसीजर से भली भांति परिचित हैं। सबसे पहले क्या आता है? ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। तो यहां पे सपोज कोर्ट ने जजमेंट दिया कन्विक्शन का। किसका जजमेंट दिया? कन्विक्शन का। तो कन्विक्शन के जजमेंट के बाद दैट मींस ये आता है आपका ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। इस ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन के बाद हम हमेशा क्या करते हैं? एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्यों करते हैं? हम वहां पे करते हैं सेंटेंस हियरिंग। हम इस स्टेज पे क्या करते हैं? आफ्टर ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन हम एक अक्यूज पर्सन के रिस्पेक्ट में सेंटेंस हियरिंग करते हैं, एंड सेंटेंस हियरिंग इज मैंडेटरी। तो जब हम सेंटेंस हियरिंग करते हैं, तो सेंटेंस हियरिंग के बाद ही हम ऑर्डर ऑफ सेंटेंस पास करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। तो ऑर्डर ऑफ सेंटेंस क्या होता है? कोर्ट का दंडादेश। कोर्ट ने कितना पनिशमेंट इंपोज किया है एक कन्विक्टेड पर्सन के ऊपर। और सेंटेंस हियरिंग कभी भी आप सेम डे नहीं करते हैं। आपने अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पढ़ी होंगी, तो वहां पर सेंटेंस हियरिंग के लिए एडजर्नमेंट हमेशा होता है। ठीक है, तो यहां पर जब सेंटेंस हियरिंग होगी, तो जब तक एक कन्विक्शन के केस में, जब तक एक कन्विक्शन के केस में ऑर्डर ऑफ सेंटेंस नहीं आ जाता, तब तक हम ट्रायल का कंक्लूजन नहीं मानते। अ ट्रायल इन अ केस ऑफ कन्विक्शन कंक्लूड्स एट द स्टेज ऑफ सेंटेंस हियरिंग के बाद जो ऑर्डर ऑफ सेंटेंस आता है। A trial in a conviction case, that is a trial in which the judgment finally comes for conviction, the trial will conclude at the stage of order of sentence. तो यहां पे सुखपाल सिंह खेरा के जजमेंट में जो सवाल था, वो सवाल ये था कि सपोज 1 जनवरी 2023 को कोर्ट ने यहां पर ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास किया। क्या पास किया? ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। ये समझिए, ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन कितने बजे आया? दिस ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन केम एट अराउंड 12 नून। दिन में 12 बजे करीब आपने एक व्यक्ति के अगेंस्ट में दोषी पाते हुए ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन दिया। क्या हम 1 बजे उसी दिन आफ्टर ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन किसी व्यक्ति को 319 में एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? दिस वॉज द क्वेश्चन। तो आप बताइए कि यहां पर जो मैंने आपके सामने पहला टाइम स्टैम्प शेयर किया, दैट मींस जब भी जजमेंट कन्विक्शन में कन्वर्ट होता है, तो वहां पर ट्रायल कब कंक्लूड होगा? द ट्रायल विल कंक्लूड एट द स्टेज ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। तो क्या 1 बजे ऑर्डर ऑफ सेंटेंस आ गया? नहीं आया। ऑर्डर ऑफ सेंटेंस ये मान के चलिए सपोज 3 जनवरी 2023 को आया। ऑर्डर ऑफ सेंटेंस केम ऑन 3 जनवरी 2023। If order of sentence has come on 3 January 2023, that means the trial will conclude at this stage and not at this stage. Therefore, as per the question of Sukhpal Singh Khera's judgment, that can a trial court summon a new accused under section 319 after the trial has ended? तो ट्रायल कब एंड हुआ? आप ट्रायल एंड होने के बाद नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन के बाद उस व्यक्ति को एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज
the trial comes to an end at the stage of order of sentence, but not before that, where the court leads to the conviction of the accused person. चलिए, नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन समझने के पहले एक और मैं आपको एक फ्लो चार्ट समझाता हूं। फ्लो चार्ट क्या, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। दो लोग थे, एक था ए, एक था बी, राम लखन थे। अब क्या हुआ, इन दोनों ने मिलके सी का मर्डर किया। किसका मर्डर किया? सी का मर्डर किया। अब देखो, ए बेचारा सीधा सज्जन आदमी था, जो भी रहा हो नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं पता, लेकिन ए हो गया गिरफ्तार। ए क्या हो गया? अरेस्ट हो गया। और बी भैया अपने थोड़े टेढ़े चल रहे थे, तो ये क्या हो गए? फरार। क्या हो गए? फरार, मतलब कि ये हो गए आपके एब्सकॉन्ड। तो सवाल ये उठा कि ए का तो ट्रायल स्टार्ट हुआ, ए का ट्रायल स्टार्ट हुआ, और इसका ट्रायल सपोज अक्विटल में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? अक्विटल में कन्वर्ट। ए भैया को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन क्या हुआ, अब उसके बाद जब ए को अक्विट कर दिया, बी की हुई गिरफ्तारी। जब ए का अक्विटल हो गया, बी हुआ अरेस्ट। अब जब बी अरेस्ट हुआ, तो बी का तो सेपरेट ट्रायल होगा, तो इसका हुआ सेपरेट ट्रायल। अब बी के सेपरेट ट्रायल के दौरान कुछ एविडेंसेस निकल के आए। क्या हुआ, इस ट्रायल के दौरान आपके कुछ एविडेंसेस निकल के आए, और इस एविडेंस के अंदर कोर्ट ने क्या पाया? कोर्ट ने पाया यहां पे एक एक्स नाम का व्यक्ति है, जिसने बी की हेल्प करी थी सी का मर्डर करने के। देयर इज अ पर्सन एक्स हु अलोंग विद बी कमिटेड द मर्डर ऑफ सी। तो सवाल ये उठा, क्या हम एक बाइफरकेटेड ट्रायल में, दैट मीन्स अ ट्रायल ऑफ एन एब्सकॉन्डर, जिसका एक सेपरेट ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है, तो क्या उस सेपरेट ट्रायल में हम एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? तो पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन था, इफ प्रोसीडिंग्स इन अ ट्रायल हैव बीन सेपरेटेड। क्या लिखा हुआ है? इफ प्रोसीडिंग्स इन अ ट्रायल हैव बीन सेपरेटेड बिटवीन फिजिकली प्रेजेंट एंड एब्सकॉन्डिंग अक्यूज। तो ए तो फिजिकली प्रेजेंट था भैया, सीधे सज्जन थे, तुरंत गिरफ्तार हो गए, ट्रायल चालू हो गया, और भले ही बाइज्जत बरी हो गए हों, लेकिन उनका ट्रायल स्टार्ट होके खत्म हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, जो बी भैया थे वो थोड़े तेज तर्रार थे, वो पहले शुरुआत में कुछ फरार चले, और फरारी के बाद जब वो ए के अक्विटल के बाद गिरफ्तार होके ट्रायल के लिए आए, तो उस ट्रायल के दौरान एक नया एविडेंस निकल के आया कि एक एक्स नाम के भैया जी भी थे। क्या था? कैन अ न्यू अक्यूज बी समन्ड इन सेकेंड सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स। मतलब बी के ट्रायल में क्या हम उस प्रोसीडिंग्स में किसी को एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं व्हेन द फर्स्ट हैज कंक्लूडेड। तो ए का ट्रायल कंक्लूड होने के बाद क्या हम बी के ट्रायल में वहां पर एडिशनल प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं? तो कोर्ट ने यह बोला कि यस, यदि बी का जो ट्रायल चल रहा है, जो कि सेपरेट ट्रायल है, उसके अंदर कोई एविडेंस निकल के आता है जिससे हमें यह पता पड़ता है कि देयर इज अनदर पर्सन हु हैज अलोंग विद बी कमिटेड द ऑफेंस, then we can issue summons or any sort of orders under section 319 to additionally prosecute him. क्लियर है? तो यहां पे आपका एडिशनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। बट क्या इधर पे जो ए का ट्रायल चला था, इधर पे जो ए का ट्रायल चला था, इस ट्रायल में जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए थे, उन एविडेंसेस के आधार पे हम किसी को एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट एडिशनली प्रोसिक्यूट a person on the basis of a trial which has already been concluded. हम सिर्फ प्रेजेंट में जो लाइव ट्रायल है उसी के एविडेंसेस के आधार पे किसी भी व्यक्ति को वहां पे एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। So these are the landmark judgments with respect to additional prosecution, and trust me, these are very important from your main examination perspective as well as your interview. क्योंकि अगर आप एमपी जुडिशियल सर्विसेज का जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब 2023, तो वहां पे आप पूछेंगे तो काफी लोगों से सुखपाल सिंह खेरा का जजमेंट पूछा गया। A lot of students were asked with the judgment of Sukhpal Singh Khera. So that is the relevancy of this judgment. क्यों? क्योंकि इस जजमेंट ने बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर किया, जो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब नहीं आंसर कर पाया था। So I hope you like this discussion, and if you like this discussion, then do hit the like button and share button. चलिए मिलते हैं किसी और डिस्कशन में, बट बिफोर कमिंग टू एन एंड, मेरा यहां पे आपको ये बताना है, अगर आप भी जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं और जज बनने का सपना देख रहे हैं, देन जुडिशरी गोल्ड इज हियर फॉर यू गाइस। जी हाँ, वी आर कमिंग आउट विद अ वेरी न्यू ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच
जो आपका 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, विच विल स्टार्ट विद लिमिटेशन एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। जी हाँ, अगर आप भी जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, देन डू ज्वाइन प्लीज। और यहां पर अगर आपको इस बैच के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैप्पी रीडिंग।